हेलो एंड वेलकम टू PYQ टू AIR सीरीज। आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के मेंस के PYQs के साथ। अब हम ज्योग्राफी की अगर बात करें, व्हेन इट कम्स टू मेंस, देखो ज्योग्राफी जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सब्जेक्ट है। वो आप प्रीलिम्स की बात करो या मेंस की बात करो। अगर हम इसको पहले प्रीलिम्स की अगर बात करें तो ज्योग्राफी के कैसे सवाल आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। एक है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें से क्लाइमेटोलॉजी हो गया, जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। द सेकेंड एंड आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी विच कम्स इन प्रीलिम्स, हर बार नॉन नेगोशिएबल है, सवाल आना ही आना है, दैट इज मैपिंग, और यू कैन से इट प्लेसेस इन न्यूज। लेकिन अगर आप स्टैटिक की मैपिंग एज इन वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग बहुत ही अच्छे से स्टैटिक में करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, आपने ये सारे कॉन्टिनेंट्स, इसके सारे फिजिकल फीचर्स अच्छे से कवर किए हैं, तो आपको प्लेसेस इन न्यूज की टेंशन उतनी नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि यूपीएससी ने कन्फ्लिक्ट जोन्स पूछने शुरू कर दिए हैं। एज इन जैसे अभी गाजा और इजराइल का कोई इशू चल रहा है तो वहां के बॉर्डर्स पे कोई जगह है, ठीक है, ये सब कुछ, माउंट हेरमन, हाइफा पोर्ट, ये सब तो कन्फ्लिक्ट जोन्स पूछती है यूपीएससी। दूसरा, मैच द फॉलोइंग में ये पूछती है कि ये जगह न्यूज में क्यों थी, वाई ये न्यूज में क्यों थी, उसके सामने उसका रीजन दे रखा होता है ना। तो एक तो ये तो फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और अगर आप बात करें इंडियन ज्योग्राफी की, तो अगर आपने एनालाइज किया है तो आपको समझ में आएगा कि मिनरल्स के क्वेश्चन बड़े आने लग पड़े हैं ना। कोल पूछा, लिग्नाइट पूछा, तो आपको ये बात समझ में आती है कि हमें ये पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंटली कवर करने हैं। एग्रीकल्चर को मैं अभी यहाँ पर यहीं पे नहीं घुसा रही हूँ क्योंकि एग्रीकल्चर को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज एन अमेलगमेशन ऑफ 2 और 3 सब्जेक्ट्स, बिकॉज एग्रीकल्चर के जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं वो इकोनॉमी अपने साथ लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ MSP, वो ज्योग्राफी अपने साथ लेके आता है इन टर्म्स ऑफ सॉइल, ठीक है। फिर उसके बाद आप एग्रीकल्चर का अपना भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो एग्रीकल्चर को अगर हम ना इंक्लूड करें तो फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे तो आपका प्रीलिम्स में आता है। बिल्कुल ऐसा ही चीज आपको मेंस में देखने को मिलती है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी नॉट द मैपिंग वाला चीज, जैसे कि कोई इमर्जिंग क्लाइमेटिक फिनोमेना है कि ट्विस्टर्स क्या होते हैं, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अरोरा बोरेलिस, ये समझा दो, ये वाले वर्ल्ड ज्योग्राफी के। फिर उसके बाद इसको आप फिजिकल में भी मान सकते हो, फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन, जैसे अभी यहाँ पर आपको दिखेगा रिवर्स के ऊपर, ग्राउंड वाटर के ऊपर, क्लाउड बर्स्ट, ये सारा आपको देखने को मिलेगा। और ज्योग्राफी जो है, अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूं तो GS1 के अंदर ज्योग्राफी आपको दिखाई देती है। ज्योग्राफी GS1 के अंदर मैं बोलूं, जो 2 सब्जेक्ट्स रूल करते हैं GS1 को, आई वुड से दैट इज ज्योग्राफी एंड द अदर इज इंडियन सोसाइटी, ठीक है। वाई आई एम नॉट सेइंग आर्ट एंड कल्चर, देयर इज अ रीजन टू इट, बिकॉज देयर इज एन एवरेज ऑफ 1 or 2 क्वेश्चंस पर पेपर इन GS1, बट व्हाट द एवरेज ऑफ ज्योग्राफी क्वेश्चंस इन GS1 इज अबाउट 3 to 4। तो मतलब ज्योग्राफी काफी लंबा है। आई विल ट्राई कि मैं इसको 2 लेक्चर्स 2 सेशंस में खत्म कर दूं, लेकिन आपको समझ में आए, मतलब ये बहुत क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में कि ये GS का पेपर है मेरे सामने, ये वाला सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, ये मुझे ढंग से इसको प्रिपेयर करना है। तो ज्योग्राफी में डोंट लीव एनी लूज एंड्स। एक और चीज आपको ज्योग्राफी के मेंस के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी कि आपको और भी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू मॉनसून या फिर व्हाटएवर, बिकॉज यहां पर आपको सिर्फ आंसर टिक नहीं करना है, आपको डायग्राम्स के साथ, अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन की बात कर रहे हैं, आपको डायग्राम्स के साथ पूरा एक्सप्लेन करना है। एंड फॉर एक्सप्लेनिंग द होल क्लाइमेटिक फिनोमेना यू शुड हैव अ क्रिस्टल क्लियर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तभी आप उसे ढंग से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने वर्ड्स के अंदर, है ना, विदाउट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, है ना। कीवर्ड्स बड़े जरूरी हैं। जैसे क्लाउड बर्स्ट में अगर मैं ओरोग्राफिक वाला पॉइंट नहीं लिख रही हूं या फिर क्यूमुलोनिम्बस नहीं लिख रही हूं, वो सेंस नहीं बनेगी फिर उस बात की। तो आपको ये चीज बड़ी ध्यान रखनी है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी चाहिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं ज्योग्राफी में मेंस में स्पेसिफिकली जो कि प्रीलिम्स में नहीं आते लेकिन यहां पर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, ठीक है, कि यहाँ पर ऐसा रॉ मटेरियल क्यों मिलता है, और फैक्ट्रीज हमें जो फैक्ट्रीज यहाँ से यहाँ क्यों बदल गई, ट्रांसफर क्यों कर दी गई, ठीक है, ये वाले नेचुरल रिसोर्सेज और फैक्ट्रीज के साथ वाले जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। साथ ही साथ ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, अगर मैं इसको वेन डायग्राम में बोल सकूं, तो ज्योग्राफी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट भी का पार्ट भी अपने साथ लेकर आ जाती है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अ डिजास्टर मैनेजमेंट स्टाइल क्वेश्चन इन GS1 ऑल्सो।
ऑल्सो। जैसे मैंने डिजास्टर मैनेजमेंट के जब क्वेश्चंस कराए थे तब बताया था कि क्लाउड बर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है भाई, अगर क्लाउड बर्स्ट, अर्थक्वेक और आप ये सब बात कर रहे हो, ठीक है, वॉल्केनो की, फ्लड्स की, तो ये तो ज्योग्राफी भी है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी है ना। अगर ये है तो ये क्या है, ज्योग्राफिकल डिजास्टर है, इसकी मैनेजमेंट करनी है तो वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। तो आपको याद रखना है कि कौन सी थीम कहाँ से इसको अटैच कर सकती है। अब इसका एग्रीकल्चर के साथ भी मेल मिलाप है ना, क्रॉप्स की वजह से, मिलेट्स वाले की वजह से, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ हर सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, बट ज्योग्राफी में आपको ये चीजें थोड़ी सी सिग्निफिकेंटली याद रखनी है, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है 2025 का एक सवाल, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी discuss the distribution and density of population in the Ganga river basin with special reference to land, soil and water resources। 15 marks का question है and I would say is a very dynamic question, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अब आप देखो, जब आप इसको प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, आप क्या देखते हो, गंगा का ओरिजिन क्या है, कौन कौन से स्टेट से, इंपॉर्टेंट जगहों से गंगा निकलती है, ठीक है। फिर गंगा के अंदर अगर आप इन्वायरमेंट में देखो तो कौन सी डॉल्फिन मिलती है, ये सब आप पढ़ते हो, है ना। फिर इसको साफ सफाई का, ऑल ऑफ दैट। बट यहाँ पे थोड़ा डायनामिज्म शो करके यूपीएससी पूछ रही है कि भाई आपको पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बताना है गंगा के घाट पे, मतलब रिवर बेसिन्स पे। स्पेशल रेफरेंस किसको देना है, जमीन को, सॉइल को, मिट्टी को और पानी को, रिसोर्सेज। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो डायनामिक सवाल है। देखो, अगर हम गंगा रिवर बेसिन, अब हमें समझ में आ गई कि यूपीएससी मतलब ऐसे सवाल पूछ सकती है, तो हमें इससे क्या सीखना है, हमें ये सीखना है कि यमुना देखो न्यूज में रहती है पूरा टाइम, है ना, यमुना आजकल बड़ी न्यूज में है। यमुना हो गया, नर्मदा आज से नहीं, बहुत साल से, बहुत चीजों के कारण न्यूज में रहती है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्रा है, ये बहुत न्यूज में रहती है। अब इंडिया पाकिस्तान के चक्कर में आई वुड से इंडस जो है वो न्यूज में रहती है। तो आप क्या करेंगे, इसी वाले पैटर्न के ऊपर ये वाली नदियों का भी प्रिपेयर कर लीजिए। इसमें क्या बुराई है, मेंस की एडवांस प्रिपरेशन यही होती है। आप प्रेरणा लेते हैं मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, समझते हैं यूपीएससी का दिमाग क्या चल रहा है, वो क्या पूछना क्या चाह रही है। अब अगर हम इस क्वेश्चन पर आए, इसका इंट्रोडक्शन देखो, द गंगा रिवर बेसिन स्प्रेड अक्रॉस 11 स्टेट्स, 11 स्टेट से गुजरती है गंगा नदी, कवर्स अबाउट 26% ऑफ इंडियाज ज्योग्राफिकल एरिया, 26% इंडिया का ज्योग्राफिक एरिया कवर करती है। और कितनी पॉपुलेशन को, ओवर 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को 2011 के सेंसस, अभी तो बहुत पुराना हो चुका है, एनीवेज 40% पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, ठीक है। जैसा सवाल वैसा ही इंट्रोडक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पैटर्न की बात करते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर गंगा बेसिन, मिडिल गंगा बेसिन, लोअर गंगा बेसिन। जो अपर गंगा बेसिन है उत्तराखंड वाली, आपको पता होगा गंगा जो है वो गोमुख से निकलती है। जो अपर गंगा बेसिन है उत्तराखंड वाला जो इलाका, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला, वहां पे पॉपुलेशन बड़ी कम है, डेंसिटी बड़ी कम है ना, ये हमें भी पता है। वेरी लो डेंसिटी, आप जितना जितना ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी वेरी लो ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, क्योंकि रग्ड रिलीफ है। रग्ड मतलब बिल्कुल ही ज्योग्राफिक एरिया, आपने देखा होगा उत्तराखंड में कितनी ज्यादा ठंड और टोपोग्राफी कितनी ज्यादा डिफिकल्ट है, नैरो वैलीज हैं और लिमिटेड कल्टीवेबल लैंड है ना। आपको पता है ऊपर जितना जितना जाते रहते हैं टेम्परेचर उतना ज्यादा गिरता रहता है, कल्टीवेशन के लिए भी उतना ज्यादा जमीन जो है वो उतनी हेल्पफुल नहीं है। सेटलमेंट इज कंसंट्रेटेड इन वैलीज में, थोड़ी बहुत ही सेटलमेंट बसी हुई है, जैसे कि हरिद्वार, देहरादून, मतलब नीचे नीचे वाले इलाकों में पॉपुलेशन है। अगर हम ऊपर अपर गंगा बेसिन की बात करें, जो ऊपर वाले इलाके हैं जहां पर जैसे आप जब चार धाम जाते हो, ऊपर वाले इलाकों में जब जाते हो तो आपको दिखता है कि पॉपुलेशन थोड़ी कम 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 होती जा रही है। तो ये चीज, नीचे वैलीज में फिर भी पॉपुलेशन बसी हुई है। अब अगर मिडिल गंगा बेसिन की बात करें, मिडिल गंगा बेसिन उत्तराखंड हिमाचल से गुजरती हुई नीचे फिर क्या आएगी, दिमाग लगाओ अपना, प्रयागराज आपको दिखता है सीधा, जो अपने घाट है उत्तर प्रदेश के 80 घाट, ये उत्तर प्रदेश और फिर बिहार, ये है मिडिल गंगा बेसिन, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी की बहुत ज्यादा हाई है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का आपको वैसे भी पता है, एक स्मॉल नेशन जितनी पॉपुलेशन यूपी के अंदर है, वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे लिखा है ये 800 से 1100 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है।
एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन्स है, फर्टाइल सॉइल है, आपको पता है यूपी की सॉइल वैसे भी फर्टाइल, और पेरिनियल वाटर अवेलेबिलिटी है। पेरिनियल मतलब राउंड द ईयर देयर इज अ वाटर अवेलेबिलिटी, और एलुवियल प्लेन होने की वजह से सॉइल भी फर्टाइल है। यहाँ पर एरिया कौन से पड़ते हैं, देखो वही कानपुर, लखनऊ, पटना। अर्बन इंडस्ट्रियल की कंसंट्रेशन भी है। एक चीज मैं बता रही हूँ, जो आपका अगर हम इसके पोल्यूशन की बात करें ना, गंगा के पोल्यूशन की, तो वो जो घाट पे आपका जो डेड रिमेन्स हैं वो तो है ही है, लेकिन ये अर्बन इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन की वजह से भी गंगा के अंदर जो पोल्यूशन की बात उठती है वो आती है यहाँ पर। ठीक है, कानपुर का आपको पता ही है, कानपुर और लखनऊ तो वैसे ही बहुत ही इंडस्ट्रियल हब है। तीसरा है लोअर गंगा बेसिन। अब बिल्कुल ही आखिरी में पहुंच गए लोअर बेसिन क्या है कि ऑलमोस्ट अभी समुद्र में मिलने का टाइम हो गया, इनटू बे ऑफ बंगाल। तो कहाँ पहुंचे आप, वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी है। ऊपर जो आपका मिडिल गंगा बेसिन था यूपी बिहार वाला, वहां से भी ज्यादा डेंसिटी हाई है। यहाँ पे 1000 लोगों से ज्यादा पर्सन पर ये किलोमीटर पर स्क्वायर है, मोर देन 1000 पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे डेंसिटी है पॉपुलेशन की, स्पेशली इन द डेल्टाइक प्लेन्स, स्पेशली इन दी डेल्टाइक प्लेन्स, डेल्टा वाली जगह पे। फर्टाइल डेल्टा एलुवियम है। प्रॉक्सिमिटी आपको पता ही है, यहाँ पे पोर्ट पास में पड़ता है कोलकाता का, और हावड़ा पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमने बात कर ली डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम जो 3 स्पेसिफिक चीजें पूछी गई, लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्सेज, उसकी बात करते हैं। लैंड रिसोर्सेज देखो, लैंड रिसोर्सेज गंगा जो है वो देती है एक्सटेंसिव एलुवियल प्लेन्स, फ्लैट फर्टाइल इंडोगैंगेटिक प्लेन्स बनते हैं, आपको पता है, जिसकी वजह से डेंस सेटलमेंट बसती है। फेवरेबल रिलीफ है, आपको पता है जेंटली जो उसका ढलान है, स्लोपिंग टेरेन है, वो एग्रीकल्चर को बड़ा सपोर्ट करता है, इरिगेशन को सपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट कैसे, ढलान अगर ऐसे तो ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली आसान है। तीसरा डेल्टाइक लैंड एडवांटेज, यहाँ पर राइस कल्टीवेशन, जूट और फिशरीज, आपको पता ही चल रहा होगा राइस वैसे भी वाटर इंटेंसिव है। ये अगर आप राइस एंड जूट की बात करेंगे तो ये जो लोअर गंगा बेसिन है, लोअर गंगा बेसिन स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल है ना, लिखा भी एग्जाम्पल में, यहां पर देखने को मिलती है। अब सॉइल रिसोर्सेज की बात करें तो हाईली, पहले भी लिखा है, हाईली फर्टाइल एलुवियम है, सॉइल बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच है। वैसे भी एंटीसीडेंट रिवर काट के, एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, जो वैलीज हिमालयस उसको काट कर, पहाड़ों को काट कर आती है, अपने साथ बहुत न्यूट्रिएंट्स कैरी करती है, जहां से गुजरती है डिपॉजिट करती है। रिन्यूड एनुअली बाय फ्लड सपोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अभी फ्लड का अगर क्वेश्चन मैं आपको एक करवाऊंगी, फ्लड में आपको देखो, जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे ना, मैं एक बात हमेशा आई टेल माय स्टूडेंट्स, जस्ट रिमेंबर दिस, ऑब्वियस चीजें यू विल लर्न, बट रिवर्स साइकोलॉजी भी थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। आप डिजास्टर मैनेजमेंट में फ्लड पढ़ रहे हो, मैं आपसे इम्पैक्ट बोल दूं तो आप तो नेगेटिव बोलोगे, हाँ भाई लोग मरेंगे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन होगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, सॉइल की डिग्रेडेशन होगी, ये होगा, ये तो सबको पता है। मैं आपसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पूछ लूं तो आपके पास इस बात का जवाब नहीं होगा। तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट फ्लड का, यस ये शॉकिंग है, बिल्कुल आपको 4 से 5 पॉइंट जरूर मिलेंगे फ्लड्स के, ठीक है, पॉजिटिव में, तो ये भी प्रिपेयर करने हैं। यहां पर ये यही बोल रहा है कि सॉइल न्यूट्रिएंट रिच है, और एनुअली जो फ्लड्स आते हैं, ठीक है, उससे इंटेंसिव एग्रीकल्चर सपोर्ट होता है। एग्जांपल है बिहार का सोन गंडक प्लेन्स नोन एज इंडियाज ग्रेनरी बेल्ट, ठीक है, ग्रेनरी बेल्ट। डाइवर्स सॉइल टाइप्स, आपको पता है इंडोगैंगेटिक प्लेन्स में आप फिजिकल ज्योग्राफी में खादार और भांगर पढ़ते हैं ना। खादर इज व्हाट, न्यू एलुवियम, जो कि राइस, व्हीट, शुगर केन को, और भंगार दैट इज ओल्ड एलुवियम, वो ऑर्चर्ड पल्सेस को सपोर्ट और सस्टेन करते हैं। तो ये है। तीसरा है हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि फर्टिलिटी इंडोगैंगेटिक प्लेन्स की बहुत ज्यादा हाई है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग अलाउ, मतलब इसको सपोर्ट करता है, इसी वजह से रूरल डेंसिटी भी वहां पर ज्यादा बसती है। फॉर एग्जांपल यूपी बिहार का जो पूरा एरिया है वो राइस एंड व्हीट बेल्ट है। वैसे तो आयरनी हमारे देश की ये है कि हमारे जितने भी, मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें ना, तो 4 स्टेट्स हमारे दिमाग में आते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, है ना। हम अगर मोटा मोटा देखें तो एग्रीकल्चर के ये 4 तो हब है, और अब सारा ही देखो राइस व्हीट बेल्ट बनी हुई है पूरी की पूरी। इससे इतना नुकसान हो रहा है, जब तक आप मोनोक्रॉपिंग से मल्टीपल क्रॉपिंग पर नहीं आएंगे ना, तब तक यही होता रहेगा। बट एनीवेज ये बात नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम जो बता रहे हैं दैट इज हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि मल्टीपल क्रॉपिंग सपोर्ट कर पाती है सॉइल फर्टिलिटी की वजह से। वाटर रिसोर्सेज की बात करें तो, सबसे पहले है पेरिनियल रिवर नेटवर्क, एज यूजुअल गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, ठीक है, ग्रेन रिबेल्ट, डाइवर्स सॉइल टाइप्स, आपको पता है इंडोगैंगेटिक प्लेन्स में आप फिजिकल ज्योग्राफी में खादार और भांगर पढ़ते हैं ना। खादार इज व्हाट, न्यू एलुवियम, जो कि राइस, व्हीट, शुगर केन को, और भंगार दैट इज ओल्ड एलुवियम, वो ऑर्चर्ड पल्सेस को सपोर्ट और सस्टेन करते हैं। तो ये है। तीसरा है हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सबसे पहले है पेरिनियल रिवर नेटवर्क, एज यूजुअल गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं,
यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ये इंश्योर करता है कि राउंड द ईयर, मैंने बोला ना पेरिनियल का क्या मतलब होता है, राउंड द ईयर वाटर अवेलेबिलिटी, वाटर सप्लाई रहे। फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर अबंडेंस, वाटर टेबल शैलो जो है वो सपोर्ट करता है इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर। पंजाब और वेस्टर्न यूपी में आज भी ग्राउंड वाटर इरिगेशन इंटेंसिव, अभी आयरनी देखो यूपीएससी ने ग्राउंड वाटर के बियॉन्ड द लेवल एक्सट्रैक्शन, जिसकी वजह से वाटर टेबल जो है वो डाउन जा रहा है, उस पर भी सवाल पूछा हुआ है। तीसरा है हाइड्रो पावर एंड अर्बन वाटर सप्लाई, उत्तराखंड में तेहरी डैम है, कोलकाता जो है वो हुगली से पानी ड्रॉ करता है, तो ये भी है। देयरफॉर गंगा रिवर बेसिन इज इंडियाज पॉपुलेशन हार्टलैंड, बिल्कुल सही बात है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाली अगर गिन लिए जाएं तो पॉपुलेशन हार्टलैंड है गंगा का रिवर बेसिन। इंश्योर करता है कि हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हम सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट करें, बैलेंस बनाए, लाइवलीहुड सिक्योरिटी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, पॉपुलेशन भी बची हुई है, और आपको पोल्यूशन से भी रोकना है इकोलॉजिकल हेल्थ के साथ, तभी आप इसे पूरे को अच्छे से सस्टेन कर पाएंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2025 का ये सवाल, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स टेक प्लेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल मासेस। दिस इज अ 15 मार्क्स क्वेश्चन, दिस इज अ स्टैटिक क्वेश्चन, आई वुड से अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है कि कैसे कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिस के जो शेप और साइज है, जब उसमें बदलाव होता है वो कैसे होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स, जो आपकी क्रिस्टल प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो मूव करती हैं, वो ये पूछ रखा है। अब देखो, रीसेंट जीपीएस मेजरमेंट्स शो कि हिमालय राइजिंग 5 mm एनुअली, ये कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूं, दोबारा बता देती हूं। देखो, जो इंडियन प्लेट है ना, वो अभी भी मूविंग प्लेट है। जब इंडिया का अभी जो प्रेजेंट है उसका फॉर्मेशन हुआ था, 2 सिंटेक्शल बैंड्स हैं, ठीक है, नंगा पर्वत से लेके नामचा बारवा तक 2 सिंटेक्शल बैंड्स हैं। अब जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तो उसका जो वेस्टर्न पार्ट है सिंटेक्शल बैंड, एक जाके नट, ऐसे सोचो कि एक नट है, वो अटक गया वहां पे जाके, ठीक है, वो बन गया नंगा पर्वत। बट जो उसका ईस्टर्न साइड है, जो ईस्टर्न साइड है, आपको पता है थोड़ा ट्रायंगल शेप में है, काइंड ऑफ ट्रायंगल शेप में इंडियन प्लेट, तो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है ना, वो ऐसे ऐसे करके झूल रहा है, ठीक है, ऐसे करके झूल रहा है। अब वो जब मूव करती है इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ, जितनी बार क्रिस्टल प्लेट्स की मूवमेंट, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जितनी बार टकराती है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, इसलिए हिमालयास क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और जितनी बार टकराते हैं, इसीलिए वो हिमालयास हाई सेस्मिक जोन भी हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएंगी तो अर्थक्वेक तो आएगा ही। टकराने के बाद का प्रोसेस है कि आप जो है वो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, इसी वजह से हिमालयास की हाइट भी बढ़ती जा रही है हर साल, और हर बार नए हिमालयास भी फॉर्म होते हैं। ये आपको समझ में आ गई बात? ये है इसके पीछे की कहानी, कि अभी भी आपको दिख रहा है कि हिमालयास 5 mm से हर साल राइज कर रहे हैं हाइट में। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, शुरुआती ज्योग्राफी की हमारी यहीं से होती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्सप्लेन हाउ क्रिस्टल मास मूवमेंट्स कंटिन्यूअसली रीशेप द अर्थ कॉन्टिनेंट्स। हमें समझ में आता है जो प्लेट टेक्टोनिक की जो मूवमेंट्स होती हैं, 2-3 टाइप की होती है ना। एक होती है आपकी कन्वर्जेंट, जहाँ पे 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मुड़ती हैं, एक होती है डाइवर्जेंट, जहाँ पे दूसरी तरफ, और ट्रांसफॉर्म होती है 2 प्लेट्स आपस में फ्रिक्शन, दे मूव लाइक दिस, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं इसे, ऐसे करके एक अलॉन्ग साइड मूव करती हैं। तो जिस तरीके से भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, क्रिस्टल मास मूवमेंट होती है, वो अर्थ को, अर्थ के कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को एक शेप देती हैं ओवर जियोलॉजिकल टाइम। ये आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। अब हमें यही समझाना है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम डाइवर्जेंट समझा देंगे, फिर कन्वर्जेंट, और फिर ट्रांसफॉर्म। जस्ट अ सेकेंड। देखो, अब सबसे पहले डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब एक दूसरे से दूर, तो कॉन्टिनेंटल सेपरेशन, कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग बोलते हैं, कि जो क्रस्ट स्ट्रेच एंड ब्रेक क्रिएटिंग रिफ्ट वैली एंड अ न्यू ओशन। एक बात याद रखना, ऐसे यहां पर देखो, ये जो 2 अगर प्लेट्स हैं, ठीक है, अगर ये डाइवर्ज होती है ना, तो बीच में ऐसे करके ब्लॉक माउंटेन बनता है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन बनता है, या फिर रिफ्ट वैली बनती है। आपको पता होगा नर्मदा रिफ्ट वैली में पड़ती है, 2 विंध्या और सतपुरा के बीच में, ठीक है, और न्यू ओशन बनता है। फॉर एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये अभी न्यूज में भी है, क्योंकि ये टूट रही है, ऐसे बोल रहा है अफ्रीकन प्लेट इज ब्रेकिंग, और ये सीधा आके इंडिया से टकराएगी, स्ट्रेचिंग 6000 किलोमीटर फ्रॉम रेड सी टू मोजाम्बिक, ठीक है। तो जब भी कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग, यानी कि जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स रिफ्ट करती हैं, तो ब्लॉक माउंटेन्स, ये चीज याद रखनी है, और रिफ्ट वैली और न्यू ओशंस बनते हैं। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग देखो,
At mid-ocean ridges, new crust forms pushing continents apart. वही sea floor spreading continents apart move करते. Example, mid-Atlantic ridge. ये अगर sea के floor पे, sea bed पे अगर हो तो sea floor spreading. Mid-Atlantic ridge है, आपको पता है 2.5 centimeters per year से expand कर रहा है. Then there is basin formation. Red Sea formed 30 million years ago through Arabian Peninsula separation from Africa. जब दो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कैसे बेसिन फॉर्म हुआ, कैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग हुई, कैसे रिफ्ट वैली बनी जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं. यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला जब अफ्रीका से सेपरेट हुआ तो रेड सी बन गया. ठीक है. क्रिस्टल थिनिंग देखो, रिफ्ट वैली जब बनती है, ठीक है, उससे क्रिस्टल थिनिंग होती है, लाइक लेक बाइकॉल वर्ल्ड्स डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक, और न्यू ओशन की फॉर्मेशन होती है. ये ऊपर लिखा ही हुआ है, जैसे कि अटलांटिक ओशन फॉर्मेशन थ्रू पैंजियाज ब्रेकअप. आपको पता होगा पैंजिया एंड पैंथलासा एंड टेथिस सी, आपने पढ़ा होगा ये. ठीक है. ये कुछ नहीं है, ये मैंने एक इजी सा डायग्राम ड्रॉ कर दिया. आपको चाहिए तो आप यहाँ पे स्टेनोस्फेयर मतलब लिख भी सकते हैं, चाहे तो लिख दीजिए, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर. देखो दो प्लेट्स जब दूर जाती हैं, दिस इज डाइवर्जेंट, पास आती हैं, दिस इज कन्वर्जेंट, एंड व्हेन दे मूव अक्रॉस ईच अदर फ्रिक्शन में, दैट इज अ ट्रांसफॉर्म. द कन्वर्जेंट बाउंड्रीज देखो, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है कॉन्टिनेंटल का कोलिजन. माउंटेन्स बिल्ड होते हैं यहाँ पर, ये चीज याद रखिएगा. आप देखो कोलिजन, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ कोलाइड करती हैं तो वो फोल्ड डिफॉर्म होके लैंडमास बन के माउंटेन्स बन जाते हैं. जैसे हिमालयाज जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट, यही मैंने आपको बताया. इंडियन प्लेट अभी भी मूव करती है, यूरेशियन से टकराती है, इसीलिए हिमालयाज की हाइट बढ़ती है और नए नए हिमालयाज फॉर्म होते रहते हैं. कॉन्टिनेंटल एक्रीशन, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका की ग्रोथ थ्रू टेरेन एडिशन फ्रॉम पैसिफिक ओशन, ये भी है. सबडक्शन इफेक्ट्स, वही बात है जो आपको पता है, एक जो टेक्टोनिक प्लेट्स, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करती है, कौन सी सबडक्ट करेगी, ये आपको पता है. इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. ओशियानिक प्लेट ऑब्वियसली सबडक्ट कर जाती है बीनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट, श्रिंकिंग द ओशन बेसिन, है ना. यहाँ पर अच्छा एक चीज और है, सॉरी, ये वाली चीज अब आपको कैसे समझ आएगी. देखो मैंने एक तो बताया कि एक तो होती है कन्वर्जेंट, एक होती है डाइवर्जेंट, ठीक है, और एक होती है आपकी ट्रांसफॉर्म. लेकिन यहाँ पे ये भी तो याद रखना है, प्लेट्स भी तो दो टाइप के, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशियानिक, तो सबका रिएक्शन एक्शन अलग अलग होता है. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री की, जब एक ओशियानिक प्लेट और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं. तो जब एक ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो ये जो ओशियानिक वाली प्लेट है ये सबडक्ट कर जाती है, ऐसे करके. ठीक है, अगर आपको विजिबल है तो ये ऐसे करके सबडक्ट कर जाएगी इसके नीचे. ठीक है, श्रिंकिंग दी ओशन बेसिन, जिसकी वजह से ओशन बेसिन श्रिंक हो जाता है. एग्जांपल एंडीज माउंटेन्स की फॉर्मेशन थ्रू नास्का. नास्का इज अ माइनर प्लेट, आपके एनसीईआरटी में मैप दे रखा है, वहां पर बना हुआ है नास्का प्लेट सबडक्शन बीनीथ दी साउथ अमेरिकन, दिस इज अ मेजर प्लेट. ठीक है. अब वॉल्केनिक एडिशन, वॉल्केनोस भी फटते हैं. जापान लैंड एरिया एक्सपेंशन थ्रू वॉल्केनिक आइलैंड आर्क फॉर्मेशन. ये चीज याद रखना है कि जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है उसी की वजह से वॉल्केनिक आइलैंड्स फॉर्म होते हैं. अब ओशन बेसिन के एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ओशन के बारे में भी पूछा था. बेसिन क्रिएशन, आर्कटिक ओशन फॉर्मेशन थ्रू यूरेशियन नॉर्थ अमेरिकन प्लेट सेपरेशन, अगेन डाइवर्जेंट. डीप ट्रेंच फॉर्मेशन, मरियाना ट्रेंच फॉर्म हुआ थ्रू पैसिफिक प्लेट सबडक्शन. ठीक है. Basin closure, Mediterranean Sea shrinking through African Eurasian plate convergence. Sediment accumulation, Bay of Bengal की depth reduction हुई क्योंकि गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा ने deposition करना शुरू कर दिया. Therefore, modern GPS technology confirm these ongoing processes, demonstrating Earth's dynamic nature through initiative like India's National Center for Seismology Monitoring सिस्टम. तो आज भी जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न जीपीएस है, वो शो कर रहा है कि अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं और उन्हीं मूवमेंट की वजह से कभी तो रिफ्ट वैली बनेगी, कभी ट्रेंचेस बनेंगे, कभी फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, कभी वोल्केनिक आइलैंड आर्क्स बनेंगे. ये सब का बेसिक आपने अपने प्रीलिम्स के टाइम पर पढ़ा होगा. अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर ये डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन. पता है ये क्यों डिफिकल्ट लगेगा अगर आपको लिखने के लिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल याद नहीं आएंगे टाइम पर. इसीलिए बोल रही हूँ कि जो भी स्टैटिक के सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स में तैयार कर लिए उसे फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा.
2025 का एक नेक्स्ट सवाल देखो, इसीलिए मैं बोल रही थी ज्योग्राफी के बड़े सवाल है। अभी तीसरा सवाल है, तीसरा भी 2025 का है। व्हाट आर सुनामीज, हाउ एंड वेयर आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेज, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। अब यही सुनामी वाला क्वेश्चन मैं डिजास्टर मैनेजमेंट में भी डाल सकती हूँ ना, ये इसका सेकंड पार्ट चेंज कर दूंगी कि भाई मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बता दो, इसीलिए बोल रही हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ अच्छा खासा मेल मिलाप है। अब सुनामी क्या है, सुनामी होती है जब एक के बाद एक सीरीज आती है किसकी, ओशन वेव्स की, जनरेटेड बाय सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्ज वाटर। जब बहुत सारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इकट्ठे डिस्प्लेस होता है, इकट्ठे हिलता है, तो वेव आफ्टर वेव सीरीज ऑफ ओशन वेव्स आती हैं सुनामी के फॉर्म में, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 500 to 800 किलोमीटर पर आवर इन डीप वाटर। 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है यहाँ पे। इट इन्वॉल्व्स इंटायर वाटर कॉलम फ्रॉम सरफेस टू सी बेड। ये वाली बात बड़ी बड़ी जरूरी है। ये बोल रहा है कि ये जो मूवमेंट होती है ना सुनामी में, जस्ट अ सेकेंड, ये जो मूवमेंट होती है ना सुनामी में, ये बेसिक के लिए भी स्ट्रॉन्ग कर लो, इससे पूरा इंटायर वाटर कॉलम हिलता है, सरफेस से लेके सी बेड तक का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाला हिल रहा है ना, सी बेड से लेके सरफेस तक का पूरा वाटर कॉलम इकट्ठे मूव करता है, इसीलिए आपको इतना बड़ा ऐसे स्वेल देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ सुनामी। अब सुनामी का कॉज क्या है, कैसे पूरा, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि सरफेस से लेके सी बेड तक का पूरा वाटर कॉलम इकट्ठे हिले। या तो अर्थक्वेक आएगा, तो अंडर वाटर अर्थक्वेक। सेस्मिक एक्टिविटी डिस्प्लेसेस सी फ्लोर वर्टिकली। सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो सी फ्लोर को वर्टिकली डिस्प्लेस कर देती है। एग्जाम्पल 2004 इंडियन ओशन में 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी वाटर मार्क, कुछ बड़ा इवेंट होगा ना, कुछ फटेगा या कुछ मूव करेगा, तभी तो पूरा वाटर कॉलम हिलेगा। एग्जाम्पल 2022 में हुंगा टोंगा। तीसरा है सबमरीन लैंडस्लाइड, अंडर वाटर स्लोप, अंडर वाटर वो जो स्लोप है, ढलान है, उसका फेलियर हो गया। एग्जाम्पल 1998 पापुआ न्यू गिनिया। मेटेओराइट का इम्पैक्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अब अगर कोई बर्ड, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट जिसने ओशन सरफेस हिट किया है, एग्जाम्पल चिक्सक्लूब क्रेटर, ठीक है। मैकेनिज्म देखो कैसे है, सबसे पहले सी फ्लोर डिस्टर्ब होना शुरू होता है। कैसे आती है एक सुनामी, मैंने इसको स्टेप फॉर्मेट में लिख दिया। सबसे पहले सी फ्लोर डिस्टर्ब होगा, कैसे, या तो अर्थक्वेक आएगा, या वोल्केनो फटेगा, या लैंडस्लाइड होगी, अंडर वाटर कुछ तो होगा जिसकी वजह से जो सी फ्लोर है वो डिस्टर्ब होगा। उसके बाद पूरा का पूरा वाटर कॉलम डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएगा, हिलेगा ना नीचे से, वोल्केनो फटा या अर्थ हिली तो वाटर कॉलम डिस्प्लेस होगा। और वाटर कॉलम पूरा डिस्प्लेस होने के बाद वेव्स के बाद वेव्स, वेव प्रोपगेशन, सीरीज ऑफ वेव्स आएंगी, ठीक है, आउटवर्ड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फास्ट मूविंग वेव, वही 500 से 800 किलोमीटर वाली रफ्तार। फिर उसके बाद होता है शोलिंग एंड कोस्टल इम्पैक्ट। फिर वो जो वेव्स आ रही हैं, ठीक है, वो किसकी तरफ, वो लैंड की तरफ जाएंगी, जिसकी वजह से जो फ्लड, कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग हो जाती है और डिस्ट्रक्शन देखने को आपको मिलता है। अब ये सुनामीज कहाँ कहाँ आती हैं, एक है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में याद रखना अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, ठीक है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में 80% ग्लोबल सुनामीज आती हैं। ऑब्वियस रीजन हम, मैंने तुम्हें बता दिया, अर्थक्वेक और वोल्केनो इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। और वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सुनामी इज व्हाट, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, दैट इज व्हाई 80% ऑफ सुनामीज अकर हियर। सेकंड इज द सबडक्शन जोन, अंडमान हो गया, मकरान, जावा ट्रेंच, सबडक्शन जोन है, नीचे को जमीन ढलती है तब भी मूवमेंट होती है वाटर कॉलम की। तीसरा वोल्केनिक आइलैंड जैसे कि इंडोनेशिया, ऑब्वियसली। फोर्थ है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट लाइंस, वही जब दो प्लेट्स आपस में घिसती हैं, ठीक है, तो ज्यादा मूवमेंट होता है तो पूरा वाटर कॉलम हिलता है। कैलिफोर्निया कोस्ट हो गया, मेडिटेरेनियन सी हो गया। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ह्यूमन कैजुअलिटी, मरना है लोगों ने, वो तो है ही। 2004 की सुनामी में ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोग इंडियन ओशन में उसकी वजह से मर गए थे। कोस्टल इनंडेशन, वेव्स जो हैं 40 मीटर, अब जो सीरीज आफ्टर सीरीज पूरा वाटर कॉलम हिलने के बाद आती हैं, उसकी हाइट भी तो देखो कितनी है, 40 मीटर हाइट। जापान 2011, आप एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं 10 मीटर डीप में तो ऐसे हो जाते हैं 40 मीटर, सोचो क्या हाइट होगा। तीसरा न्यूक्लियर डिजास्टर, फुकुशिमा डाइची, बिल्कुल न्यूक्लियर डिजास्टर भी हो सकता है, कोस्टल एरियाज में जाता है न्यूक्लियर डिजास्टर। अब न्यूक्लियर फैसिलिटी लगी हुई है, सुनामी आ गई तो हो गया डिजास्टर। फोर्थ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बिल्कुल सी वेव क्या है, नमक वाला पानी है, सारा सॉल्ट वाटर इंट्रूजन होता है। इकोनॉमिक डिसरप्शन तो है ही है, क्योंकि कोस्टल एरियाज में जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं उसको अच्छा खासा लॉस होता है, जैसे थाईलैंड एंड
श्रीलंका. Therefore, IO Wave 23 exercises and Indian Ocean Tsunami Warning System demonstrate कर रहा है कि हम इंटरनेशनली भी कोऑपरेट कर रहे हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए. समझ में आ रहा है? शुरुआत ज्योग्राफी के सवाल की थी, खत्म डिजास्टर मैनेजमेंट पे किया. क्यों? क्योंकि ये एक डिजास्टर्स ज्योग्राफिकल फिनोमेना है. The best I can explain is why I am writing this conclusion is because the question is about a disastrous geographical phenomena, which is a tsunami. So you cannot write a negative conclusion. You have to write some mitigation effort or a strategy or whatever the government is doing to resolve it. ठीक है? Next, another 2025's question. Just see the amount of questions of geography which comes in GS1. First, explain briefly the ecological and economic benefits of solar energy generation in India with suitable examples. Now, this can be shocking for some people because why? सोलर एनर्जी, आप तो बोलेंगे कि भाई एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से सवाल GS1 में कैसे आ गया? क्योंकि एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सब थीम ऑफ इकोनॉमी विच इज अ पार्ट ऑफ GS3. दैट इज व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. डोंट कंपार्टमेंटलाइज योर मेंस प्रिपरेशन. बी रेडी फॉर एनी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इन एनी GS. ठीक है? तो बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा भाई सोलर एनर्जी का सवाल GS1 में क्या कर रहा है. सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो ऐसे तो ज्योग्राफी का भी पार्ट है, तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है. तो इसको इतना हैरानी में मत लेना. अब यहाँ पे पूछा है इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट्स बता दो सोलर एनर्जी के एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है? इंडिया की सोलर कैपेसिटी 136 गीगावाट 2025 में क्रॉस कर चुकी है. हम बन गए हैं वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर व्हाइल डिलीवरिंग सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक डिविडेंड. बिल्कुल सही बात है. कोई भी अगर आप रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं तो आपको इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से फायदा होता है. तो डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन है. यहाँ पर मैंने एक इंडिया का मैप ड्रॉ किया है शोइंग ऑल द सोलर एनर्जी पोटेंशियल साइट्स. कोल डेजर्ट है लद्दाख में, थार डेजर्ट राजस्थान में, भदला सोलर पार्क है राजस्थान में, देन देयर इज इन कर्नाटका पवगाड़ा, इन आंध्र प्रदेश कुर्नूल सोलर पार्क. अब तो फ्लोटिंग भी बन गया है, आई थिंक वो भी बना सकते हो आप जितना चाहें. फर्स्ट, सबसे पहला इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? कार्बन एमिशन रिडक्शन. वैसे भी इन्वायरमेंट में पड़ा हुआ है, सब कार्बन न्यूट्रलिटी नेट जीरो के पीछे पड़े हुए हैं, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है. सोलर इंस्टॉलेशन जो है 410.9 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन इन 2024 उसने प्रिवेंट करी है. मतलब इन्वायरमेंट में 410 मिलियन टन के कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस इसने रोकी है, विच इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. दूसरा है पानी की कंजर्वेशन. अब आप ये बोलेंगे जो सोलर का फोटोवोल्टिक सिस्टम होता है, PV सिस्टम, वो 95% कम पानी यूज करता है देन थर्मल प्लांट्स. ठीक है? ये चीज. तीसरा, एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट. क्यों? पर्टिकुलेट मैटर जनरेटर चलाते हो आपको पता है पर्टिकुलेट मैटर हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया. वैसे पोल्यूशन का हाल दिल्ली वगैरह में बड़ा बुरा है, तो एयर क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट होती है. एग्जाम्पल दिल्ली NCR. देन देयर इज लैंड ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि जो एग्रीवोल्टेक प्रोजेक्ट्स होते हैं गुजरात में, उसने कंबाइन कर दिया फार्मिंग विद सोलर पैनल, तो जगह भी बच जाती है आपकी. सोलर पैनल वैसे भी घर में भी लगाना हो तो उसको उतनी स्पेस नहीं चाहिए होती. अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करते हैं. एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन. सरकार ने बहुत सारा सोलर एनर्जी पे जोर दिया है. वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सब हम IR में देखेंगे. बट एम्प्लॉयमेंट भी बड़ी जनरेट हुई है. 1.3 मिलियन पीपल 2023 में इनको एम्प्लॉयमेंट दी गई विद स्किल इंडियाज सूर्य मित्र प्रोग्राम. फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन देखो, PM कुसुम स्कीम है जिसने इंस्टॉल किया 2.8 लाख सोलर पंप्स बेनिफिटिंग हरियाणा एंड UP. देन देयर इज एनर्जी सिक्योरिटी. ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी बड़ा होना भी बड़ा जरूरी है. अभी कोल का देखो ना आप कितना कोल को लेके प्रॉब्लम होती है, पेट्रोलियम को लेके प्रॉब्लम होती है, एनर्जी तो हर चीज ही है ना. तो आपको एनर्जी सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा. तो इसीलिए आप जोर देते हैं कि इंडिजीनियसली या डोमेस्टिकली आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी खासी करें. इसके लिए सरकार ने PLI दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप प्रोडक्शन करो उसके ऊपर हम आपको इंसेंटिव देंगे, स्कीम लाई थी जिसमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी 40% से हमारी घट गई, विच इज अ गुड थिंग. देन देयर इज एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है. बिल्कुल जैसे आपके दिमाग में देखो कितना ब्यूटीफुल चीज है. एज सून एज यू रियलाइज यू नीड टू गेट आत्मनिर्भर, है ना, in government's terms, as soon as you realize you want to become atmanirbhar, self-sufficient, self-reliant in a particular section of economy, then is the next step is to export that thing. Because आप जब खुद आपका सरप्लस होगा, आप अपनी डिमांड पूरी कर पाएंगे. जब आप सरप्लस में चले जाएंगे तब आप सोचेंगे कि भाई इसको अब एक्सपोर्ट भी कर लो. तो इसीलिए अटैच्ड पॉइंट है, एक्सपोर्ट का पोटेंशियल भी है
इंडिया ने 1.5 बिलियन डॉलर्स सोलर इक्विपमेंट 2024 में एक्सपोर्ट किए थे, पोजिशनिंग इट सेल्फ एज अ ग्लोबल सोलर हब, वही वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव. इंडियाज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज विजिबल थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक वही इंटरनेशनल सोलर अलायंस, fostering global cooperation towards 500 gigawatts renewable capacity by 2030. आप मुझे बताएंगे, मैंने एनवायरमेंट पढ़ाया है, ये जो लास्ट में मैंने लिखा है 500 गीगावाट की रेन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030, ये गोल कहाँ बताया गया था, कहाँ पर है ये इंडिया का ये वाला जो गोल है, ये कहाँ पर है? ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे. अब आपको ये देख के लग सकता है भाई ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंटरनेशनल रिलेशंस जैसा कंक्लूजन, इसी को बोलते हैं वेल कनेक्टेड थॉट. ठीक है, इसी को बोलते हैं कि आपको सब्जेक्ट, आप सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ रहे, आप उसकी एसेंस पकड़ रहे हैं, इंटीग्रेट करना जानते हैं. पब्लिक पॉलिसी क्या सिर्फ एक चीज से बन जाती है? आप एट द एंड, ठीक है, डीएम बनोगे, कुछ भी बनोगे, पॉलिसी मेकर ही बनोगे. पॉलिसी मेकर को इतना तो समझ होनी चाहिए ना कि सारे सब्जेक्ट्स या सारे स्फेयर्स इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं, एक जगह काम होता है तो हर जगह पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये वाली चीज. 2025 का एक और सवाल. अब आप देखिए 2025 में ही कितने सवाल आए हैं ज्योग्राफी के. व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी, दिस इज फ्रॉम ह्यूमन ज्योग्राफी. ठीक है, व्हाट आर नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज, हाउ आर दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया, डिस्कस विद सूटेबल एग्जाम्पल. दिस इज अ 10 मार्क का क्वेश्चन जहाँ पे नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं वो पूछा हुआ, और कैसे हमारे देश के फिजियोग्राफिक फीचर्स के साथ ये एक्टिविटीज जुड़ी हुई है, एग्जाम्पल के साथ बताना. देखो, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी से नाम से पता चल रहा है जो एग्रीकल्चर से हटकर हो. नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वैसा प्राइमरी सेक्टर है जिसके अंदर क्रॉप नहीं आता, फार्मिंग नहीं आती, क्योंकि नॉन फार्म वर्ड में ही है. बट यहां पर क्या आता है? नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन, माइनिंग हो गया, क्वारिंग हो गया, ये सब कुछ. जब आप एक्सप्लॉइट करते हो नेचुरल रिसोर्सेज को, एक्सट्रैक्ट करते हो. फीचर क्या है नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज का? कि आप डायरेक्टली नेचर पे डिपेंडेंट हो, है ना. नेचुरल रिसोर्सेज, अब क्या करे, रेयर अर्थ मेटल्स चाइना में ज्यादा हैं तो हम कुछ नहीं ना कर सकते उसका. मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल ज्यादा है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, सो वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन दी नेचर. लेबर इंटेंसिव काम है, बिल्कुल सही बात है. एक्सटेंसिवली लैंड यूज, आपको एट द एंड ऑफ द डे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट तो लैंड में से ही करना पड़ेगा, तो एक्सटेंसिव लैंड यूज हो गया. जोग्राफिकली लोकलाइज्ड, वही बात जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि जोग्राफिकली हर रिसोर्स हर जगह अवेलेबल नहीं है. एंड लास्ट इज रूरल डोमिनेंस. ठीक है, ये देखो, अब ये आयरनी है कि इसी चीज को रिसोर्स कर्स बोल दिया जाता है. ठीक है, क्योंकि रूरल डोमिनेंस ऐसी जगहों पर नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं जहां पर सरकारें और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सट्रैक्ट करके पैसा तो कमा लेती है, लेकिन वहां के रूरल लोगों तक उसका बेनिफिट ही नहीं पहुंचता, है ना. आप बहुत बार इंडिया में भी बहुत ज्यादा चीजें आप ये देख चुके हो, ये हर जगह ही होता है वर्ल्ड में. बलूचिस्तान का हाल देख लो आप, पाकिस्तान में. बलूचिस्तान इज अ वेरी रिसोर्स रिच एरिया. Chinese companies and Pakistani government is extracting from there, not giving any benefit, any help to people there. अभी वो लिबरेशन वाली फाइट वहां पर सालों से चल रही है, दैट इज अ सेपरेट थिंग. ठीक है, देन रिलेशन टू फिजियोग्राफिक फीचर. सबसे पहले अब देखो, हमें एक एक एक्टिविटी, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी पकड़नी है और उसको फिजियोग्राफिक फीचर से कनेक्ट करना है. सीधा स्पष्ट ये क्वेश्चन है. सबसे पहले हमने उठाई एनिमल रियरिंग. एनिमल रियरिंग, अब आपको बताना भी तो है कैसे फिजियोग्राफिक फीचर से. रिलीफ और क्लाइमेट डिसाइड करता है कि कैसे टाइप का लाइफ स्टॉक होगा. बिल्कुल सही बात है ना. जैसे कि शीप और गोट आपको थार डेजर्ट में मिलते हैं, याक आपको लद्दाख में मिलता है, कैमल आपको राजस्थान के एरिड जोन में मिलता है. लाइफ स्टॉक हर टाइप की हर जगह तो अवेलेबल नहीं है, तो आपकी क्लाइमेट डिसाइड करेगी दी टाइप ऑफ लाइफ स्टॉक अवेलेबल, जिसके ऊपर आपकी एनिमल रियरिंग डिपेंडेंट है. नेचर पे ही डिपेंडेंट हो ना आप बोल दो भाई कैमल को ऊपर ले जाते हैं हिमालयस में, तो ये नहीं बात. फिशिंग, फिशिंग देखो, कोस्टल मॉर्फोलॉजी हो गया, रिवर डेल्टा है, रिवर कौन सी, इंग्लैंड रिवर है, मरीन रिवर है, इसके बेसिस पे फिशिंग डिपेंडेंट है. मरीन फिशिंग होती है कोंकण कोस्ट पे, मालाबार कोस्ट पे. प्रॉन कल्चर होता है आपका चिलिका लेक, ओडिशा. रिवराइन फिशिंग होती है ब्रह्मपुत्रा, गंगा बेसिन पे. ठीक है, फिर आता है फॉरेस्ट्री. तीसरी नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी है फॉरेस्ट्री. अब टेरेन यानी कि हाइट और रेनफॉल, ये दोनों के ऊपर आपकी फॉरेस्ट्री डिपेंडेंट है. जैसे ऑब्वियसली हर टाइप की वेजिटेशन वाला चैप्टर आपकी ज्योग्राफी, एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में दे रखा है ना. आप टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से ही देखते हैं ना कौन सा वुड कहाँ. अब एबनी, महोगनी, रोजवुड अगर आप बात कर रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं है डेसिडुअस में उगा देंगे जाके, दिस इज नॉट द केस ना. तो हर चीज का
एक कनेक्शन है, जैसे कि टीक है वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, चिरपाइन आपको पता है हाई एरियाज हिमालयाज में मिलेगा, लाख आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलेगा। आप चाहे और एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, जगह के हिसाब से लिखना, क्योंकि देखो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेज में सिमट जानी कहानी। फोर्थ है माइनिंग, अगली नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटी है माइनिंग। यहाँ पर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, अर्थ की जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसी है वह उससे डिक्टेट होएगा कि वहाँ पे मिनरल वेल्थ कितनी है, वो इंसान के हाथ में नहीं है। जैसे कि दामोदर वैली में हमें कोल मिलता है, ओडिशा झारखंड बेल्ट है आपकी पूरी आयरन ओर मिलता है, नीलगिरी हिल्स में बॉक्साइट हो गया, आंध्र प्रदेश में माइका हो गया। हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन, अब ये भी आपका टेम्परेचर, रेनफॉल इन सब पर जाता है ना। एप्पल आपको हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, किन्नौर वगैरह, ठीक है। ये आपको पता है चाय टी असम और नीलगिरीज में, कॉफी कर्नाटका वेस्टर्न घाट्स, कर्नाटका में आपने बाबा बुदान हिल्स सुना होगा, कॉफी उगता है वहां पे, ठीक है। देन सॉल्ट प्रोडक्शन, वही रन ऑफ कच्छ हो गया गुजरात, इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया कि जितनी भी नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज हैं वो कैसे प्योरली नेचर पे डिपेंडेंट है और वो कैसे हमारे फिजियोग्राफिक फीचर्स से अटैच्ड है। आप ये बोलने चल पड़े कि मैं चाय ऊपर जम्मू कश्मीर में उगाना शुरू कर दूं, नहीं हो सकता ना। अब मैं यहाँ पर और भी लिख सकती थी, चाहे तो देखो कितने दुनिया भर के एग्जाम्पल है। सैफरन कल्टीवेशन देखो, सैफरन, ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं, जम्मू कश्मीर, आपको पता है, ठीक है। ये सब देयरफॉर अलाइनिंग दीज, अच्छा वैसे नॉन फार्म था तो सैफरन शायद ना भी आए। देयरफॉर अलाइनिंग दीज नॉन फार्म एक्टिविटीज विद ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड सर्कुलर इकोनॉमी विल फुलफिल इंडियाज नेट जीरो 2070 एमिशंस। अगर आप अकल का इस्तेमाल करें, फिजियोग्राफिक फीचर्स की बिल्कुल अच्छे से जानकारी ले लें, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पर ये वाली ग्रीन टेक्नोलॉजी क्यों, ऊपर हमने पढ़ा लेबर इंटेंसिव है, कोल वगैरह की सबसे ज्यादा बात आती है, यहाँ पर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूज करना बड़ा जरूरी है। आप माइनिंग करते हैं फिर आप उसको भरते नहीं ढंग से, जमीन धस जाती है। ऊपर से रैट होल माइनिंग जैसी चीजें जो कि नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करती हैं, वो लेबर के लिए भी हार्मफुल है और एनवायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। तो फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो द इंफॉर्मेशन दैट हाउ आर फिजियोग्राफिक फीचर्स एंड नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड। सेकेंड ऑफ ऑल, try to integrate some green technologies and circular economy with it so that your carbon emissions go down and you achieve the target of net zero 2070। ठीक है, मूविंग ऑन, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। 2024 का ये सवाल है, दिस वाज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, द ग्राउंड वाटर वन। द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंगेटिक वैली, स्पेसिफिक पूछा है, गैंगेटिक वैली इज ऑन अ सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। 15 मार्क का। अभी सी हाउ ब्यूटीफुल यूपीएससी कनेक्ट, दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड ऑन 2024, इसी का गंगा वाला जाके वहां 2025 में पूछ लिया। अभी बात की है हमने, जो गैंगेटिक वैली है, जो गंगा का रिवर बेसिन है, एलुवियम फर्टाइल सॉइल दे रहा है, जिसकी वजह से आपका वो पूरा राइस वीट वाला बेल्ट बना हुआ है यूपी बिहार का। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि गैंगेटिक वैली के अंदर जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो डाउन जा रहा है, ये कैसे हमारी फूड सिक्योरिटी को इंपैक्ट डाल सकता है। अब आप खुद देख लो कितना ब्यूटीफुली थीम यूपीएससी ने इंटीग्रेट किया है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी GS1 का पार्ट नहीं है। आप मुझे, अगर आपने सिलेबस देखना शुरू कर दिया है मेंस का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फूड सिक्योरिटी जीएस की कौन सी थीम में, कौन से जीएस में आता है ये, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन देखो, एज पर इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023, यूएन की रिपोर्ट है, कुछ एरियाज इंडो गैंगेटिक बेसिन के अंदर उन्होंने पहले ही ग्राउंड वाटर डिप्लीशन का टिपिंग पॉइंट आपको पता है क्या होता है, अर्थ का कैरिंग कैपेसिटी और टिपिंग पॉइंट बहुत ही सिमिलर से चीजें हैं, ठीक है। वो ऑलरेडी उसको बाईपास, उसका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो चुका है। रीजन क्या है ग्राउंड वाटर डिप्लीट होने का इस वाले एरिया में? सबसे पहले है ओवर एक्सट्रैक्शन। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसने नोट किया है कि जो गैंगेटिक वैली में रूरल एरियाज पड़ते हैं वो 70% आज भी ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है। आपने वेल, ये पंप वगैरह बना रखे हैं। दूसरा है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। आप जितना ज्यादा पक्का करते जाएंगे, आप इम्परमिएबल सर्फेसेस आर दो surfaces through which water cannot pass। आपने सॉइल की नेचुरल सीपिंग कैपेसिटी खत्म कर दिया पक्का कर करके, ये मैंने एनवायरनमेंट में भी बताया था। इम्परमिएबल सर्फेसेस खत्म कर दिए, जिसकी वजह से जो नेचुरल ग्राउंड वाटर की रीजेविनेशन होनी थी वो होती ही नहीं है, रिचार्ज होता ही नहीं है। उल्टा पक्का कर दिया तो रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ बढ़ता है, पानी जाता है और बह जाता है। एग्जाम्पल बैंगलोर, चाहो तो गुरुग्राम भी लिख दो यहाँ पे। तीसरा है इरिगेशन डोमिनेशन।
94%, ठीक है, जितना भी पानी 94% ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर इज यूज्ड फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। एक ये है। आपने पहले मैंने क्वेश्चन भी कराया था कि ग्राउंड वाटर एनवायरनमेंट में कराया था कि ग्राउंड वाटर की जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है वो क्यों हो रही है। आपको याद होगा मैंने उसमें बताया था कि पंजाब के अंदर जो पावर पंप्स, जो आपके ये पंप है, उस पर सब्सिडी दे देकर आपने ये करवाया है, और अब ये देखो पानी भी इरिगेशन के लिए ही जा रहा है। तो ये वाली चीज, just see the irony how agriculture is becoming a threat to environment। मैंने ये एक चीज समझाई थी, you are cutting rainforest, you are cutting Amazon for palm production, you are doing deforestation for agricultural spaces, now you are extracting groundwater for the irrigation। तो हमें हमेशा लगता है that pollution हो गया, प्लास्टिक हो गया, all of these contribute to earth's climate deterioration, या फिर अर्थ की जो क्वालिटी है उसकी डिटीरियोरेट, पर एग्रीकल्चर भी वही कर रहा है। इसका घूम फिर के कारण वही बनेगा, पॉपुलेशन के जितना भी फोर्स अर्थ पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है लैंड यूज चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड कन्वर्जन ऑफ लैंड। वही डिफॉरेस्टेशन, काटे जा रहे हैं पेड़, आप लैंड को भी कन्वर्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली हिमालयन फुटहिल्स में, रिजर्व फॉरेस्ट में। आई एम टेलिंग यू, रिजर्व फॉरेस्ट में इन्वायरमेंट का अगर आपने ढंग से फाउंडेशन पढ़ा है, यू नो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, वहां पर रिजॉर्ट बनते हैं। ये प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर, वही दोबारा आ गया अर्बन डेवलपमेंट। अब इसका फूड सिक्योरिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला, ध्यान से देखेंगे। पंजाब हरियाणा कंट्री का 50% राइस सप्लाई करता है और 85% वीट, तो फूड प्रोडक्शन डिक्लाइन होगी। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर सॉरी डिप्लॉयड हो गया तो देन डिक्लाइनिंग फूड प्रोडक्टिविटी, 1 m यानी कि 1 मीटर डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर फ्रॉम इट्स लॉन्ग टर्म मीन्स रिजल्ट्स इन अप्रॉक्सीमेटली 8% रिडक्शन इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी देख लो, 1 मीटर अगर ग्राउंड वाटर घटा, 8% से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तब आप खुद देख लीजिए क्या हाल होगा। तीसरा है थ्रेट टू बफर स्टॉक, बिल्कुल सही बात है, आपका जो पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी वायबिलिटी पर थ्रेट पड़ेगा। फोर्थ है टॉक्सिफिकेशन ऑफ फूड चेन, वाटर लेवल्स जब अंडरग्राउंड कम जाते हैं तो जो हैवी मेटल्स है उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है, लीडिंग टू एनजीटी, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी वजह से अंडरग्राउंड में अभी आर्सेनिक कंटामिनेशन, वही पानी आप इस्तेमाल, ये बिल्कुल वैसा है, आप ये सोचो एक कंटेनर है, ठीक है, उसको हम अंडरग्राउंड मान के चलते हैं, इसमें पानी है, अब उसका पानी का लेवल कम जाई जा रहा है, तो ऑब्वियसली हैवी मेटल्स का कंसंट्रेशन ही बचेगा ना इतने से पानी में। तो अब वही पानी आप राइस उगाने के लिए कर रहे हैं, वही आर्सेनिक कंटामिनेशन आपकी चावल में चली गई, तो फूड चेन टॉक्सिफाई हो गया। लैंड डिग्रेडेशन एंड डिजर्टिफिकेशन, जितना ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करेंगे उतना ज्यादा सॉइल की अल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी दोनों बढ़ेगी, जो ज्यादा आपको यूपी और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं कि सरकार क्या कर रही है सबके लिए। पहली अटल भूजल योजना है, यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके हम सस्टेनेबली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। देन देयर इज जल शक्ति अभियान, इसका स्लोगन है कैच द रेन व्हेन इट फॉल्स वेयर इट फॉल्स। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं इसमें। देन देयर इज एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। व्हाट आई फील इज थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एक्विफायर्स मैप करने ही पड़ेंगे। जब तक आप एक्विफायर्स, जो अंडरग्राउंड वाटर आपके एक्विफायर्स हैं उसको मैप नहीं करेंगे, आप ऐसे ही एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे बिना किसी प्लानिंग के, आपको पता नहीं चलेगा कि कब खाली हो गया सब कुछ। फिर है अमृत मिशन, यहाँ पे आप स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या सकते हैं हम। सबसे पहले क्रॉप रीअलाइनमेंट, मोनोक्रॉपिंग से राइस और वीट के आपका ऑब्सेशन है उससे आपको शिफ्ट करके क्लाइमेट रेजिलिएंट मिलेट्स पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पैडी जो है वो वाटर इंटेंसिव है, बहुत पानी लगता है उसके लिए। लेकिन अगर आप क्लाइमेट रेजिलिएंट मिलेट्स पे जाएंगे, एक तो हेल्थ बेनिफिट्स तो हैं ही हैं इन टर्म्स ऑफ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप भी है, पानी भी कम चाहिए, ठीक है, तो सारा ही फायदा है। लेकिन हमारे लिए चैलेंज ये है कि क्या हम अपनी फूड डिमांड मिलेट्स पे खड़ी कर पाएंगे, क्या उस फूड डिमांड को, जो कम पूरे इंडिया की फूड डिमांड है, कैन वी फुलफिल इट विद मिलेट्स एंड कैन वी डू इट ऑन द रेस्टोरेंट लेवल ऑल्सो। मतलब आप खुद देखो पंजाब हरियाणा में भी रोटी पराठा ये सब चलता है, नीचे वेस्ट बंगाल, वहां पे साउथ में जाएंगे वहां पे भी राइस चलता है। तो व्हीट राइस के पीछे अगर आप पड़े हुए हैं तो आप मिलेट्स को कैसे गवर्नमेंट लेकर आती है मेन स्ट्रीम में, ये वाली चीज का थोड़ा चैलेंज है।
अभी काफी बदला है, लेकिन इसमें बहुत काम अभी भी लगेगा। देन देयर इज मैंडेटरी परमिट एंड मीटरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर यूसेज। बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पे भी आप ग्राउंड वाटर की भी मीटरिंग करनी शुरू कर दें। तीसरा है जोनिंग रेगुलेशन, जोन के वाइज आप ये एक्विफायर मैपिंग करेंगे तभी जोन वाइज रेगुलेट कर पाएंगे, है ना। एक्विफायर की मैपिंग ही नहीं करी तो जोन्स कैसे रेगुलेट करोगे आप। तो ताकि आप ये जो बोरवेल, आप कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो बोरवेल लगाते हैं ना, तभी आपको बोरवेल की डेंसिटी और नो गो जोन्स पता चल जाएंगे कि यहाँ पे तो वाटर टेबल बिल्कुल ही डिप्लीट हो चुका है, यहाँ तो करो ही मत, यहाँ पे बोर मत बनाओ। Therefore, treating groundwater is a shared national heritage rather than infinite private resources required. हमें ऐसा लगता है अंडरग्राउंड वाटर इनफाइनाइट रिसोर्स है, कभी खत्म ही नहीं होगा, निकालते जाओ, नहीं, हमें वो शेयर्ड नेशनल हेरिटेज के तौर पे उसको देखना पड़ेगा, तभी हम उसे ध्यान से यूज करेंगे। नेक्स्ट 2024 का ये सवाल देखो, व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स, एक्सप्लेन। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लाउड बर्स्ट का क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन मैंने आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी दिखाया था, मैंने तभी भी बोला था कि देखो ये GS1 में भी आया हुआ है, इसीलिए बोल रही हूँ, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब क्लाउड बर्स्ट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दोबारा फटाफट देख लो। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डिफाइन करता है क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, एक्सट्रीम लोकलाइज्ड प्रेसिपिटेशन। लोकलाइज मतलब एक छोटे एरिया में बादल जब फटता है, लोकलाइज मतलब एक छोटे एरिया में बहुत एक्सट्रीम इवेंट होता है जब 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है 1 घंटे में, per hour 100 mm or more rainfall recorded over a small geographical area of 10 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स। 10 से 30 स्क्वायर किलोमीटर्स में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश इफ रिकॉर्ड होती है, उसे IMD क्लाउड बर्स्ट मानता है। फिनोमिना ऑफ क्लाउड बर्स्ट आपको पता ही है, ये सेम डायग्राम मैंने वहां पे भी बनाया था। एक स्टीप स्लोप होती है, नीचे गर्म हवा है, उसका रैपिड अपड्राफ्ट होता है, ऊपर को जाता है, फॉर्म क्या होता है, वर्टिकल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, और फिर इंटेंस रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, यहाँ पे क्या होता है, मॉइस्चर लेडन विंड्स, जो मॉइस्चर कैरी कर रही हैं, गर्म हवाएं, वो माउंटेन बैरियर के थ्रू, स्टीप स्लोप के थ्रू उसका रैपिड अपड्राफ्ट होता है। ऊपर जैसे जैसे ऊपर मूव करेगी हवा तो टेम्परेचर डाउन जाएगा, और गर्म हवा तो गर्म है, क्या है, there's warm moisture laden winds when they move through a steep slope, rapid updraft होता है, ऊपर जाते जाते टेम्परेचर घटता है, रैपिड कंडेंसेशन हवा की होती है, इसकी वजह से क्या बनते हैं, वर्टिकल क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। साथ साथ स्ट्रॉन्ग वर्टिकल अपड्राफ्ट, वही बोला है मैंने, सस्पेंड वाटर ड्रॉपलेट्स अंटिल दे बिकम टू हैवी। इतनी जल्दी रैपिड अपड्राफ्ट होता है कि वहीं पर ऐसा हो जाता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होती रहती है अंटिल इतनी भारी ना हो जाए कि एक साथ ब्लास्ट हो। तीसरा है क्लॉसिस क्लैपेरॉन इफेक्ट। अब ये आपको पता है कि नहीं, क्लॉसिस क्लैपेरॉन इफेक्ट क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग भी इस वाले मैकेनिज्म को इंटेंसिफाई करती है, बिकॉज एज एवरी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइजेस अलाउज एटमॉस्फेयर टू होल्ड 7% मोर मॉइस्चर। इसीलिए आपको देखने को मिलता है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्लाउड बर्स्ट इज अ अपकमिंग इंपॉर्टेंट नेचुरल डिजास्टर। क्यों, 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ा तो 8% से मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एटमॉस्फेयर की बढ़ेगी। जितनी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी वो उतनी देर तक होल्ड करेगा और फिर सीधा उसके बाद बर्स्ट होता है। तो ये वाली चीज। फिर है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट वाला फिनोमेना ना, यूजुअली हम हिमालय, ये चमोली और ये हिमाचल उत्तराखंड वाले एरियाज में सुनते हैं, लेकिन अब ये वेस्टर्न घाट्स तक पहुंच गया। क्यों, वेस्टर्न घाट में भी सेम वही वो है, वो जो आपकी मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जो साउथ वेस्ट वाला मॉनसून है वो क्या करता है, अरेबियन सी से क्या कहते हैं, उठाता है मॉइस्चर, वार्म मॉइस्चर लेडन विंड्स, वेस्टर्न घाट्स पे सीधा टकराते हैं, ऊपर को ऑब्वियसली रैपिड अपड्राफ्ट होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्लाउड बर्स्ट, वेस्टर्न घाट तक भी आ गया ये। इसीलिए अब देखो वहां पे वायनाड, ये लैंडस्लाइड वगैरह होने लग गए हैं। क्लाउड बर्स्ट का इंपैक्ट क्या है, फ्लैश फ्लड उत्तराखंड हिमाचल, लैंडस्लाइड पिथौरागढ़, ऊपर भी बताया मैंने, कोस्टल सिटीज में फ्लड स्टन नहीं हो गया। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस क्या है मिटिगेशन के लिए, सबसे पहले सबसे जरूरी है अर्ली वार्निंग सिस्टम स्टैब्लिश करना पड़ा है। दूसरा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, सबसे पहले इमरजेंसी प्लान, एवैक्यूएशन रूट देखें, सेफ लोकेशन कहाँ पे लोगों को निकालना है ये, और लैंड यूज प्लानिंग, इसके लिए मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट है उसे फॉलो करें। Therefore, mitigating cloud bursts require transitioning from reactive rescue to proactive climate resilience। हम ज्यादातर क्लाउड बर्स्ट के मामले में या फिर किसी भी डिजास्टर के मामले में, अर्थक्वेक में भी यही हाल है, रिएक्टिव रेस्क्यू करते हैं। अब अर्थक्वेक एक ऐसी चीज है जहां पर प्रोएक्टिव क्लाइमेट रेजिलियंस नहीं हो सकता,
बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रोएक्टिव क्लाइमेट रेजिलियंस बस इस हद तक हो सकता है कि आप जो है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, है ना। आप रोक नहीं सकते अर्थक्वेक को। यू आर नॉट अ पार्टी टू इनवाइटिंग अर्थक्वेक, बट यू आर अ पार्टी टू इनवाइटिंग क्लाउड बर्स्ट टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग वाली चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिएक्टिव रेस्क्यू की बजाय प्रोएक्टिव क्लाइमेट रेजिलियंस करनी पड़ेगी। आप यू शुड बी माइंडफुल अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तभी जाके ये रुक सकता है। ठीक है, ये थे आपके आज के ज्योग्राफी के सवाल। देयर विल बी अ वन मोर सेशन ऑन ज्योग्राफी, उसके बाद ज्योग्राफी हमारा खत्म हो जाएगा एंड विल मूव ऑन टू नेक्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, कीप राइटिंग, कीप आंसरिंग, कीप रिविजनिंग। थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।